हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं यूपीएससी सपोर्ट सत्या भारद्वाज। जी हां, आप सबके लिए जो है एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है यूपीएससी सपोर्ट सत्या भारद्वाज के नाम से। अब यूपीएससी सपोर्ट नाम ऐसा है जिससे पता चल रहा है कि केवल इस पर यूपीएससी की ही पढ़ाई होगी। जी नहीं, यूपीएससी का प्री मेंस स्टेट पीसीएस में आपका बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो दरोगा, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें जीके जीएस सबसे ज्यादा पूछा जाता है उन सभी का जो है इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक इतिहास इसलिए शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास के अलावा आपको पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स के सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी चर्चा किया जाएगा। तो आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं बेसिकली आधुनिक इतिहास की शुरुआत आज से हम लोग करेंगे। आधुनिक की ही क्यों करेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन की क्यों नहीं? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है इतिहास खंड से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। मान लिया जाए कि यदि 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा है इतिहास खंड से, तो इतिहास में आपको पता चलेगा कि 6 से 7 क्वेश्चन अकेले जो है वो आधुनिक से होता है। 1-2 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज आप रख लीजिए प्राचीन इतिहास से, और मध्यकालीन वाला जो होता है वो 1-2 क्वेश्चन आता है। इससे आपको एक मोटे तौर पे अंदाजा लग जाता है कि आधुनिक इतिहास हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है भारत में यूरोपियों का आगमन को लेकर के। भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित हम बात करें तो उसमें क्रम जो है हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं, तब जाकर के डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में जब यूरोपीय आए हमारे यहाँ तो पहले सबसे पहला आने वाला यूरोपीय कंट्री का था वो था पुर्तगाल। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ डच, नीदरलैंड और हॉलैंड का निवासी होता था वो आया। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ अंग्रेज आए, चौथे नंबर पे डेनिश आए और 5वें नंबर पर जो है हमारे यहाँ अंतिम में फ्रांसीसी आए। और कभी कभी तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है यूरोपीय देशों का भारत आने का। तो ये सभी बातें जो है हम चर्चा करेंगे। अब आइए, भारत में जो यूरोपियों का आगमन होता है इसमें क्या क्या किन किन पॉइंट को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। पहला, यूरोपियों के आगमन का कारण क्या था। दूसरा, यूरोपियों के आगमन से भारत में क्या प्रभाव पड़ा और उसका परिणाम क्या निकला, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे कि यूरोपीय जब भारत में आए तो भारत में प्रभाव क्या पड़ा, यानी इस पे प्रभाव पर भी हम चर्चा करेंगे। और यूरोपीय कंपनी का भारत आने का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, यानी उद्देश्य पे चर्चा करेंगे, कारण पे, परिणाम पे और भारत में प्रभाव पे चर्चा करेंगे। ये एक चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम भारत में यूरोपीय के आगमन के कारण, परिणाम और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक यहाँ पे चूंकि आप लोग ज्योग्राफी का जो मैप है उस मैप के थ्रू जरूर अपने घर पे देखिएगा। मैं ऐसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लो जी ये जो है ये गोलाकार ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। मैं कोई मैप नहीं बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मैप बना दिया मैंने और इस दिशा में ये मान लीजिए कि ये आपका रहा यूरोप। यूरोप में बेसिकली जो है एक साम्राज्य हुआ करता था जो बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे भारत में आप लोगों ने नाम सुना होगा मुगल साम्राज्य, वैसे तुर्की में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑटोमन साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक वैसे ही यूरोप में भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो है 15वीं शताब्दी आते आते जो है देखा गया कि उनका 2 भागों में विभाजन हो गया रोमन साम्राज्य का। और पहला वाला जो हिस्सा बना उसका नाम है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इसे हम लोग वेस्ट जो है रोमन अंपायर कहते हैं, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। सेकेंड वाला जो पार्ट इसका बटने के बाद जो है रोमन साम्राज्य का जो सेकेंड पार्ट बना उसका नाम है पूर्वी रोमन साम्राज्य। यानी आपको क्या पता चल रहा है
कि एक वेस्ट का पार्ट बना और एक ईस्ट रोमन एम्पायर का पार्ट बना। दो भागों में यूरोप जो है बट गया 15वीं शताब्दी में। अब कुछ बातें करते हैं इसको। देखिए, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया जो है आज के समय में ये कुस्तुनतुनिया तुर्की में पड़ता है और तुर्की में इसका नाम है इस्तांबुल। ये आपको ध्यान में रखना है, कुस्तुनतुनिया का एक नाम इस्तांबुल है। अब हमने बात कहा कि दो भागों में जब बट गया था यूरोप, तो बहुत सारे इसके जो विरोधी देश थे उन लोगों को एक मौका मिला कि इन दोनों ही खंडों पे हम आक्रमण करके कब्जा जमा ले, यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर भी कब्जा जमाए और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर भी कब्जा जमाए। तो उस समय जो है 15वीं शताब्दी में जर्मनी जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली देश हुआ करता था, जिनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा थी। तो जर्मनी ने क्या किया कि 477 एडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में और कई सारी परीक्षाओं में तो पूछा भी गया है, आप लोग जब देखिएगा प्रीवियस एग्जाम तो पता चलेगा। 477 एडी में जर्मनी के आक्रमणकारियों ने क्या किया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इसके बहुत सारे देशों को मार करके खत्म कर दिया, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि विनष्ट कर देना। यानी आप कह सकते हो कि जर्मनी ने 477 एडी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे न केवल कब्जा किया बल्कि उसे तहस नहस कर डाला। अब देखते हैं दूसरी तरफ, यदि देखें तो लगभग जो है 950 साल बाद एक समय आता है और वो समय आता है 1453 एडी का। 1453 एडी में हुआ क्या, हम आपको बता दें। 1453 ईस्वी में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि तुर्की एक देश है, मुस्लिम कंट्री है, जहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था, उन लोगों का एक बहुत बड़ा जो है शासन हुआ करता था और उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। अब कुस्तुनतुनिया यही वाला जो है तुर्की में पड़ता है, इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया पर ये आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, कब्जा में कर लिया। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को क्या ऐसा विरोध था कि कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते को रोक लगा दिया, पूरी तरह से ये कब्जे में अपने ले लिया। मैं आपको बता दूं कि यूरोप का भारत से जो है व्यापारिक संबंध यूनानियों के जमाने से ही चलता आ रहा है, यानी 1453 से पहले जो है यूरोप भारत से व्यापार करते थे, यूरोपीय कंट्री वाले। इसके साथ अरबी व्यापार करते थे, उसके अलावा जो है मिस्र वाले करते थे, तुर्की वाले करते थे। वो लोग जो है आयात और निर्यात किया करते थे भारत से आकर के। जरा ध्यान में रखने वाली बातें है, भारत में जो पहले आए हुए थे यानी यूरोपीय कंट्री से पहले, वो थे यूनानी, आप अरबी भी कह सकते हो, मिस्र वाले, उसके अलावा जो है तुर्की वाले, ये सब जो है आकर के भारत में व्यापार कर रहे थे। भारत के व्यापार से उन लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा था, क्योंकि इन सभी देशों में जो है यूरोपीय कंट्री में, यूनानी में, मिस्र में, तुर्की में, भारत के जो मसाला है, खास तौर से काली मिर्च है, अच्छा जो यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, उनकी बहुत ज्यादा उनके बाजार में डिमांड हुआ करती थी। तो आपको हम बता दें कि ये जो इसमें तुर्की, आप क्या देख रहे हो कि तुर्की, मिस्र, यूनानी आकर के भारत में पहले से ऑलरेडी क्या है, यहाँ के व्यापार पे कब्जा जमाए हुए हैं। तो कभी तुर्की वाले ये नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे वाले रास्ते से ये जा करके, या इसे पूर्वी रोमन साम्राज्य वाले जो एक रास्ता मात्र है भारत में पहुंचने का, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचने का, वो दक्षिण पूर्व एशिया तक यूरोपीय कंट्री में पहुंचे। क्योंकि यूरोपीय कंट्री वाले जब पहुंचेंगे, यूरोप में चूंकि कई सारे देश आते हैं, तो वो सब जब पहुंचेंगे तो वहां पे मसाला जो है, जो पर्याप्त मात्रा में है, जो काली मिर्च है पर्याप्त मात्रा में, जो जड़ी बूटी पर्याप्त मात्रा में है, और भारत में और सारे जो है बहुत सारे चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो उन लोगों के मार्केट में डिमांड है, तो ये क्या होगी, इनकी मात्रा कम होगी। इसलिए ये लोग चाहते क्या थे, यूनानी, मिस्र और तुर्की वाले, कि हम लोग जो है भारत में जितना भी हमारे लिए वस्तुएं हैं,
काली मिर्च मसाला, यहाँ के व्यापार पे पूरी तरह से एकाधिकार, जिसे हम लोग मोनोपोली क्रिएट करना कहते हैं, मार्केट में एकाधिकार, यानी हम ही सर्वे सर्वा रहे, कोई और दूसरा देश न ले जा पाए इससे, क्योंकि उन लोगों को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा था। अब थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। 1453 में ये रास्ता इसीलिए रोक दिया ऑटोमन साम्राज्य ने, क्योंकि पश्चिमी देश वाले जो यूरोपीय कंट्री वाले हैं वो कुस्तुनतुनिया होते हुए और दक्षिण पूर्व एशिया यानी भारत तक ये लोग न पहुंचे। और मैं बता दूं, कुस्तुनतुनिया वाला जो जगह था वही एक समुद्री मार्ग, इसके अलावा कई सारे मार्ग होते थे, लेकिन मुख्य मार्ग जो है वो कुस्तुनतुनिया वाला ही मार्ग था, जिसके थ्रू जो है सभी देश भारत में व्यापार करने के लिए आया करते थे। अब बताइए, जब रोक जो है लग गई कुस्तुनतुनिया पर, एक और भी बात बता दो, कुस्तुनतुनिया को हम लोग जो है, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं, इसे हम बाइजेंटाइन अंपायर के नाम से भी जानते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य। तो कभी कभी पूछ देता है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है निम्न में से किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पूर्वी रोमन साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया वाला जगह जो है उसे हम बाइजेंटाइन अंपायर के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये लोग भारत ही क्यों आना चाहते थे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटियों के लिए काफी फेमस था, जिसका यूरोपीय कंट्री में डिमांड था। क्या भारत के अलावा कोई और भी देश था? जी हाँ, एक देश था जिसका नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को जो है मसालों का द्वीप यानी जो है स्पाइस आइलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। प्रश्न भी कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया वाला जगह। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है भारत की अपेक्षा जो है, भारत की तुलना में इंडोनेशिया का मसाला उत्तम कोटि वाला होता था, बहुत ही बेस्ट होता था। इसलिए ये लोग इंडोनेशिया आते थे पहले और फिर जाकर के भारत में जाया करते थे। भारत में जाने के पीछे और सारी चीजें जो है और सारे जो है संसाधन मौजूद थे, इसलिए भारत में ही आते थे। अब बात करते हैं आगे वाला। अभी आप लोगों को बताया कुस्तुनतुनिया का रास्ता रोक दिया गया। रास्ता रोकने के बाद जो है अब अलग अलग रास्तों की तलाश करेंगे। कौन लोग करेंगे भाई? यूरोपीय कंट्री वाले लोग करेंगे। अच्छा देखो, जब ये रास्ता ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके कब्जा में ले लिया, तो यहाँ के जितने भी विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कलाकार लोग थे, इसके अलावा हम बात करते हैं पत्रकार लोग थे, ये सारे के सारे कुछ कवि लोग थे। ये लोग क्या हुआ कि यहां से भाग करके और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में एक देश पड़ता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका नाम है इटली। ये लोग सारे के सारे पहुंच गए इटली। और इटली पहुंचने के बाद खास तौर से, चूंकि मैं बता दूं कि ये जो यूरोपीय साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच आप देखिएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच में तो एक सागर पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा मेडिटेरियन सी का, भूमध्य सागर। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये है कहाँ आखिर में, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो बीच वाला हिस्सा है उसमें भूमध्य सागर स्थित है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य में आपको याद रखना है एक सागर मौजूद है जिसे हम लोग ब्लैक सी कहते हैं, यानी काला समुद्र के नाम से जानते हैं, ब्लैक सी। अब आपको बता दें भूमध्य सागर के ठीक बीचों बीच जो है वो ये आप देख रहे हैं वो इटली बसा हुआ है। और आप मैप में थोड़ा सा देखिएगा इसे, और चूंकि इटली भूमध्य सागर के बीच से है, इसका मतलब है कि व्यापारिक रास्ता कहीं ना कहीं भूमध्य सागर और इटली होते हुए जाता होगा। तो इसलिए चूंकि व्यापारिक रास्ते के बीच में पड़ रहा है, इसलिए इटली काफी ज्यादा संपन्न देश हुआ करता था पश्चिमी रोमन साम्राज्य का। और इटली में एक बहुत बढ़िया शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस नगर। तो फ्लोरेंस नगर में भी जो है वो पढ़े लिखे लोग, काफी विद्वान लोग रहा करते थे, काफी धनी लोग रहा करते थे। इसलिए धनी लोग जो है, इन लोगों ने जो है इनके जो विद्वान कलाकार पत्रकार ये जो कुस्तुनतुनिया छोड़ करके आए हुए थे, उन लोगों को इन्होंने शरण दिया अपने यहाँ। तो ये एक बात रही कि कुस्तुनतुनिया में ऑटोमन साम्राज्य का जब कब्जा हुआ तो यहाँ के सारे लोग आ गए कहाँ पे? फ्लोरेंस नगर में। और फ्लोरेंस नगर कहाँ पे पड़ता है? इटली में पड़ता है, भूमध्य सागर के बीचों बीच
एक इलाका है और काफी संपन्न और काफी धनी इलाका था ये। अब हम आगे आते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए आप इतना जरूर पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा कि फ्लोरेंस नगर में, अब इसका परिणाम क्या हुआ। कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण के कुछ परिणाम हुए जिसे आप लोगों को जानना है। देखिए परिणाम में पहला परिणाम हम आपको बता दें कि यहीं से अब पश्चिमी देश जो है, क्योंकि भारत में तो जाना है भाई व्यापार करने के लिए, तो भारत में व्यापार करने के लिए जाना है तो किसी न किसी रास्ते को तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन मार्ग है कुस्तुनतुनिया वाला वो तो ऑटोमन साम्राज्य जाने नहीं देगा, तुर्की के मुस्लिम शासक लोग जाने नहीं देंगे भारत में। तो इसलिए जो है इसका जो है एक परिणाम निकला कि भैया चलो दूसरे हम जो है क्या करेंगे, दूसरे मार्ग की, दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। और इसको हम लोग दूसरे रास्ते की तलाश करने को हम लोग बोलते हैं कि भौगोलिक खोज की शुरुआत हो गई। यानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा का पहला परिणाम ये निकला कि भौगोलिक जो है खोजों की शुरुआत यहां से हो जाती है, भौगोलिक युग का प्रारंभ हो जाता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगती है, अलग मार्ग की तलाश होने लगती है। दूसरा परिणाम इसका ये निकला, भौगोलिक खोजों में हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे जो है पुर्तगाल वाले, स्पेन वाले, ब्रिटेन वाले, अच्छा उसके अलावा जो है हॉलैंड वाले, ये सारे लोग जो है भारत जाने का अलग अलग रास्ता जो है खोजने लगे थे। तो ये तो हो गया कि भौगोलिक खोज की यहां से शुरुआत हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि अभी हमने बताया कि ये लोग आ गए थे इटली में, और इटली में आए फ्लोरेंस नगर में। तो आपको बता दें पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य मुख्यतः जो है ईसाई वाला जो है देश है, ईसाईयत वाला, क्रिश्चियन जिसे कहते हैं। तो अब ये लोग आए यहाँ पे फ्लोरेंस नगर में। तो फ्लोरेंस नगर में इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में जो है ना वो यूरोप कंट्री में कोई विकास नहीं हो रहा था, सारे लोग सो गए थे, अतः जो है, और यही कारण पड़ा कि यहाँ पे मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य ने आकर के ईसाइयों के जगह पर कब्जा बनाना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने समझा कि भैया अब क्या करनी पड़ेगी हमें, अब हमें जो है अपने लोगों को अपने धर्मों में विश्वास दिलाना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा। इसलिए फ्लोरेंस नगर से, इटली से जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। पुनर्जागरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिनेंस, और पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। यानी जो है ईसाई धर्म वाले जो विद्वान, कलाकार, पत्रकार भाग करके फ्लोरेंस नगर में पहुंचे थे, वहां के ईसाइयों को ये लोग जो है जागरूक करने लगे। इसके साथ जब जागरूक करने लगे तो वो चूंकि पुरानी परंपरा से, चूंकि ईसाई में एक धर्म होता है जिसका नाम है कैथोलिक धर्म, तो कैथोलिक धर्म वो होते हैं जो पुरानी मान्यताओं पर चलते आए हैं, जो भी पुरानी परंपरा है ईसाई की उसको मानते चलते आए हैं, तो उसे हम कैथोलिक धर्म कहते हैं। इसके अलावा जो है एक और भी इसी धर्म में से कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने तर्क वितर्क करना शुरू किया। तो पुनर्जागरण से एक शब्द निकला जिसे हम बोलते हैं प्रबोधन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब लोगों को जागरूक करना धर्म के प्रति। तो देखिए धर्म में बेसिकली दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जो पुराने परंपरा को मानते हैं और एक जो पुराने परंपराओं को विरोध करके कुछ नया लाना चाहते हैं। तो ये नया लाने वाले को जो है हम लोगों ने ये कहा कि भैया ये प्रबोधन की शुरुआत हो गई है। प्रबोधन में क्या होता है, एक्चुअली प्रबोधन में होता है रेशनल थिंकिंग का विकास होता है। रेशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि भैया आप जो है तर्क वितर्क करके एक नया धर्म का स्वरूप जो है बना रहे हो। तो तर्क वितर्क करके इन्होंने क्या किया, एक नया धर्म वाले जो है वहां से कुछ लोग जो है नया धर्म बनाने पे, मैंने ईसाई में ही कुछ नया परंपरा, नया मान्यताएं जो है बनाने में लग गए। तो आगे चल करके आप देखिएगा कि धर्म के सुधार संबंधी कई सारे आंदोलन चलने लगे, यानी धार्मिक सुधार जो है ये शुरू हो गया, जिसे हम लोग रिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो धार्मिक सुधार की शुरुआत कहां से होती है, इटली के फ्लोरेंस नगर से। जब कोई क्वेश्चन करेगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत कब होती है, तो पुनर्जागरण की 1453 में कहां से भैया, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से यूरोप में शुरू होती है। और ये याद रखना है कि इसमें आगे जा करके यही जो तर्क वितर्क करने वाले कुछ लोग हुए, तो आगे जाकर ईसाई धर्म जो है दो भागों में बट गया। पहला वाला भाग कैथोलिक जो पुरानी परंपराओं को मानता था, और एक नया जो इसका विरोध करने वाले लोग हुए उसे हम बोले प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, और प्रोटेस्ट में आप ENT जोड़ दोगे तो प्रोटेस्टेंट हो जाएगा।
तो इसका दूसरा धर्म बना प्रोटेस्टेंट। यानी ईसाई में मुख्यतः दो धर्म होते हैं, कैथोलिक वाले होते हैं जो पुरानी परंपरा को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं जो नई परंपरा को इजाद किए, नई परंपरा लेकर के आए, नई मान्यता लेकर के आए। तो चलो ये सारी बातें हम लोगों ने जाना कि भैया इसका परिणाम क्या निकला कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो गई और दूसरा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यूरोप में धार्मिक सुधार होने लगे। ये सिर्फ एक वजह से हो रहा था, वो हो रहा था ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया वाला मार्ग रोक रखा था इसलिए। तो देखो इतनी सारे चेंज जो है इस पे हो रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भौगोलिक खोज की जो कारण है, अच्छा आखिर यूरोपीय भारत में आए उसके कारण क्या है। तो यूरोपियों के भारत में आगमन के कारण, इसे पूरी तरह से आप लोग जो है शॉर्ट्स ले लीजिएगा और लेकर के ये नोट्स बना लीजिएगा आगे पीछे करके। अब जो है हम मिटा करके आगे वाले भाग पे चलते हैं, इसके कारणों को जानते हैं। ये तो रहा परिणाम की। अब इसके कारण में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर भारत आने के कौन कौन से कारण रहे। तो देखिए कारण में जो पहला कारण है वो है, आप लोगों को अभी बताया कि 1453 ईस्वी वाली घटना। 1453 ईस्वी वाली घटना क्या है भाई? तो बाइजेंटाइन एम्पायर जिसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, उस पर ऑटोमन साम्राज्य ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो पहला जो है कुस्तुनतुनिया वाली घटना, ये वो घटना हुई जो भौगोलिक खोजों के लिए यूरोपीय कंट्री को प्रोत्साहित की कि भैया अब नया जो है मार्ग तलाशो भारत जाकर के व्यापार करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर के व्यापार करने के लिए। तो एक तो हुआ कि कुस्तुनतुनिया वाली घटना। दूसरा जो है हम आपको बता दें कि जो यूरोप के शासक थे, जिसे हम लोग रूलर कहते हैं, उन शासकों ने अपने अपने देश के व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि जाओ जा करके भारत में क्या करो? व्यापार करो। भारत में व्यापार क्यों करो? क्योंकि भारत में व्यापार करने से जो है अरबी देश वाले, मिस्र वाले, तुर्की वाले, ये सब क्या है और भी धनी बनते जा रहे हैं। वहां पे जो चीजें मिलती है उसकी हमारी यूरोपीय कंट्री में डिमांड है और उससे हम लोग बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे। तो आप जरा देखिए यहाँ पे शासक जो है, और बेसिकली दो देशों के शासक आप कह सकते हैं, पहला स्पेन तथा दूसरा जो है पुर्तगाल। ये स्पेन तथा पुर्तगाल वाले जो है इसमें सबसे ज्यादा थे भौगोलिक खोजों में। भौगोलिक खोजों में शुरुआत कहां से हुई? स्पेन और पुर्तगालियों ने ये शुरुआत किया नए मार्गों की तलाश करना। बाद में जो है हॉलैंड वाले आए, ब्रिटेन वाले आए, अन्य देश जो है करने लगे। तो ये यहां से शुरू होती है इन लोगों की। प्रोत्साहन किसका मिलता है? शासकों का मिलता है, सपोर्ट शासकों का मिलता है, पैसा रुपया हर तरह से खर्च जो है दिया जाता है स्पेन और पुर्तगाली नाविकों को कि जा करके भैया भारत की क्या करो? तलाश करो, भारत के नए व्यापारिक मार्ग की तलाश करो। अब जो है अगला मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें से कुछ जो है इन्वेंशन होते हैं, यानी आविष्कार होते हैं। उस समय आविष्कार में दो प्रमुख यंत्र होते हैं। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास का आविष्कार, और दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलैब का आविष्कार। अब देखो एक्चुअली ये एस्ट्रोलैब्स क्या है और कंपास क्या है, इसको जरा समझिए। समुद्र में जब यात्रा, पहले मार्ग एक ही था, समुद्री मार्ग से ही सारे लोग एक दूसरे देशों में जाया करते थे व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने में जो सबसे ज्यादा, जैसे शीत के दिन है, ठंड के दिन है, तो जो नाविक होते थे उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था मार्ग, वो भटक करके कहीं से कहीं चला जाया करते थे। उस समय पुर्तगाल में जो है कंपास का और एस्ट्रोलैब का आविष्कार हो चुका था। ये जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट किया भारत की तरफ जाने के लिए कि चलो अब जाना आसान हो जाएगा हमें, और अब मार्ग खोजना अब बहुत आसान हो जाएगा। कंपास एक्चुअली होता क्या है, एक तरह से जैसे खंबा हम लोग देखे हैं ना, तो उस तरह से खंबा होता है और ऊपर एक तरह से घड़ी लगी हुई होती है। तो घड़ी में दो ही दिशा ये बताता है, पूरे चारों दिशाओं को नहीं बताता है। एक दिशा बताता है उत्तरी दिशा को और एक होता है दक्षिणी दिशा को। इसमें जो है लाइन बाई लाइन, और बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, और वो समुद्र में होता है।
तो ये मैं बता दूं, इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्शन पता चल जाता है कि भैया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो पूर्व इधर पड़ेगा, पश्चिम इधर पड़ेगा। और पहले से उन लोगों को पता था कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया में ही जाना है, हमें उत्तर वगैरह में और पश्चिम वगैरह में नहीं जाना है। तो ये कंपास इसमें सहायता किया। एस्ट्रोलैब्स भी इसमें सहायता की। ये भी एक यंत्र था जिससे कि कुछ दूरी तक जो है आप देख सकते थे चीजों को बहुत फ्रेश तरीके से। आप कह सकते हैं एक तरह से जो दूरबीन होता है, टेलीस्कोप होता है, ठीक उसी तरह का। तो आपने पढ़ लिया कि कंपास और एस्ट्रोलैब्स का विकास जो हो चुका था, ये आविष्कारों ने भी जो है भारत में जाने के लिए एक तरह से बहुत बढ़िया मदद किया। अब आते हैं जो है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखो मार्को पोलो। मार्को पोलो ये पहला ऐसा यात्री है, कहां का? मार्को पोलो जो है यूरोप का एक पहला यात्री है जिन्होंने समुद्र में नाविक के तौर पे जा करके और चाइना से ये व्यापार करके आया था। तो जब चीन से व्यापार करके लौटा तो मार्को पोलो ने जो है अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को लिखा। ट्रैवलिंग हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? यात्रा का वृत्तांत को लिखा। और यात्रा वृत्तांत जब लिखा इन्होंने तो उसमें बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना के साथ, भारत के साथ और सारे देशों के साथ व्यापार करना हमारे लिए कितना ज्यादा जो है धन लाभ वाला होगा, साबित होगा, कितना ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो ये चूंकि मार्को पोलो की किताबें पढ़ करके शासकों ने अपने देश के जो है स्पेन, पुर्तगाल वाले, ब्रिटेन वाले, हॉलैंड वाले अपने देश के नाविकों को, अपने देश के व्यापारियों को भारत जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे कि जाओ भैया हम सारा खर्चा उठाएंगे। एक तो बात हो गया ये वाला। अब लास्ट वाला हम आपको बता देते हैं। एक था और भी कारण भारत में आने का, वो था धार्मिक कारण। आप याद करो जब कुस्तुनतुनिया जो है पे आक्रमण ऑटोमन साम्राज्य वाले किए तो वो मुसलमान थे, और जो कुस्तुनतुनिया में रहने वाले, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में रहने वाले, वो ईसाई धर्म के थे। जरा सोचिए, एक धर्म दूसरा धर्म पे आक्रमण करता है तो दूसरे वाले धर्म की आत्मा जो है, उसका हृदय जो है कितना आहत होता है। तो इन लोगों को लगा था कि से भैया हम अब समय आ गया है जब हम क्या करेंगे, दूसरे देशों में जाएंगे और दक्षिण पूर्व एशिया में भी ईसाई धर्म का मूल रूप से प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जब हमारी संख्या ज्यादा होगी तो कुस्तुनतुनिया वाला जो रास्ता इन लोगों के द्वारा, मुस्लिम कंट्री के द्वारा रोका गया है, उन पर जो है कब्जा को हटवाएंगे और साथ ही साथ उन लोगों से जो है किसी प्रकार का अब डर भय भी नहीं रहेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये मुख्य कारण था जो है, एक तो कुस्तुनतुनिया वाला, दूसरा शासकों ने प्रोत्साहित किया, तीसरा जो है आविष्कार हो गए थे जो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में जाने में मदद किए, जैसे कंपास और एस्ट्रोलैब। मार्को पोलो के चीन का यात्रा का वृत्तांत पढ़ करके वो भारत की तरफ आकर्षित हुए और आपको बताया कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी भारत में जाना जरूरी था। तो मुख्य रूप से यहाँ देखोगे तो आपको दो ही कारण समझ में आएंगे। एक होगा आर्थिक कारण यानी पैसे कमाने के लिए, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यानी धार्मिक कारण। दो कारणों से जो है यूरोपीय कंट्री वाले भारत में आए, भारत में आने के लिए आकर्षित हुए। अच्छा, भारत में आने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य समझ जाइए, भारत में अभी मैंने बताया कि अरब वाले, तुर्की वाले, मिस्र वाले जो है काम कर रहे थे पहले से आकर के। तो अरब देशों के साथ जो है, अरब का भारत में क्या था? व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा था। समझ रहे हैं ना? तो अरब का व्यापार पर कब्जा था, तो इस व्यापारिक एकाधिकार को क्या वो तोड़ना चाहते थे कि भैया केवल आप ही वहां से व्यापार नहीं करोगे, हम लोगों को भी अधिकार है व्यापार करने का। दूसरा जो है, ये चूंकि तुर्की देश से या मुस्लिम कंट्री से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि तुर्की देश से कोई हम झगड़ा मोल ले। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि भारत से जो है उद्देश्य था कि भारत के राजाओं से मिलकर के हम सीधे व्यापार संबंध स्थापित करेंगे और उससे हमारे देश के विकास में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये रहा आपका जो है भारत आने का उद्देश्य। पहला क्या है? अरबी जो है भारत में व्यापार पर एकाधिकार जो जमाए हुए हैं, सर्वे सर्वा बने हुए हैं, उसके एकाधिकार को खत्म करना, यानी हम भी अब व्यापार करेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा तुर्की वाले देश जो भारत में क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, उनसे झगड़ा मूल से बचना। और तीसरा उद्देश्य था कि भैया हम भारत के राजाओं से मिल करके क्या करेंगे? भारत के राजा से मिल करके और सीधे जो है व्यापारिक संबंध भारत से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा जो है कारण।
अब हम चलते हैं आगे वाली बातों को समझते हैं। भौगोलिक कारण अभी हमने आप लोगों को बताया। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ हुई, तो भौगोलिक खोजों में आखिर कौन कौन और कैसे कैसे जो है भारत पहुंचा, भौगोलिक रास्ते की खोज कैसे हुई, इसे आप लोग कर लीजिएगा। आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, अब तो YouTube में ये सारी सुविधाएं आप लोगों के पास मौजूद है, और इसे बार बार देखिएगा, नोट्स बनाइए। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम में। हम पूरी आपको कई सारी किताबों के निचोड़ यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। अब उसके साथ देखिए एक और भी बात है, या अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है यूरोप वासी चले, तो यूरोप में खासतौर से भी हमने बताया कि भौगोलिक मार्ग की खोज में सबसे ज्यादा जो है पुर्तगाल और स्पेन वाले थे। तो पुर्तगाल का पहला नागरिक जो है समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला। मैंने क्या कहा था, यूरोपीय कंट्री का पहला नागरिक कौन था, तो पुर्तगाल का मैंने नहीं कहा था, यूरोपीय की तरफ से पहला मार्को पोलो जो चीन तक यात्रा किया था। लेकिन दक्षिण पूर्वी भारत में अभी कोई नहीं आया था, तो मैंने क्या कहा कि पुर्तगालियों में जो है ये नए मार्ग की तलाश की जो होड़ लगी थी, पुर्तगाली शासक दे दिए। पुर्तगाली में पहला वो नाविक जो कि पुर्तगाल का राजकुमार भी था, जिसका नाम था हेनरी, और इसकी एक टाइटल हुआ करती थी द नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, यानी ऐसा राजा जो क्या है, जो एक नाविक भी है। और पहले ज्यादा नाविक की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होती थी कि भाई समुद्र में कितना दूरी तक आप तय कर लेते हो, कौन कौन से मार्ग खोज लाते हो। तो ये जो है पहला जो है पुर्तगाल का नाविक हेनरी द नेविगेटर जो है चला नए मार्ग की तलाश को लेकर के, क्योंकि भारत तो पहुंचना था। तो ये जो है पहुंचा दक्षिण अफ्रीका तक, और ध्यान में रखिए दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने के बाद फिर यहां से जो है ये रास्ते का दक्षिण अफ्रीका वाला रास्ता का पता लगा करके और फिर यहां से वापस लौट गया। पता चला उसे कि भाई कुछ दुनिया वाले रास्ते से दक्षिण अफ्रीका होते हुए भी आगे आदमी जाता है। तो पहला जो है पुर्तगाल का नाविक, पहला जो है नागरिक कौन था, हेनरी द नेविगेटर था। और हेनरी द नेविगेटर जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी, ऐसे कहा जाता है। अब उसके बाद जो है दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा एक पुर्तगाल का यात्री नाविक जो है चला, ये जो है इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल का दूसरा यात्री जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की खोज में निकला हुआ था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज जो है दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा सा आगे जो है एक जो है द्वीप पड़ता है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, और इसे हिंदी में हम लोग जो है बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप। याद रखना, किताबों में उत्तमासा अंतरीप भी दे रखा है, और आप देख लेना मैप में देखोगे तो केप ऑफ गुड होप जो है दक्षिण अफ्रीका के थोड़ा सा जो है जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा आगे की तरफ। तो मैंने क्या कहा कि दूसरा बार्थोलोम्यू डियाज ने पहुंचा जो है वाया केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमासा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा सा आगे, और इसकी खोज जो है 1488 में ये पहुंचा था, इसलिए नाम रखा जाता है कि भैया केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब? 1488 में। एक तीसरा नागरिक जो है इनकी तरफ से पुर्तगाल की तरफ से आता है, और उसका नाम है मैगलेन। देखिए मैगलेन जो है एक तीसरा यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, जो निकला भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। और मैगलेन क्या है, मैगलेन निकला था, लेकिन ये मैगलेन जो है चारों तरफ जो है भारत को भले खोजे या ना, लेकिन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला जो है नाविक था। कहां का? पुर्तगाल का रहने वाला, जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया समुद्री मार्ग से। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला समुद्री मार्ग से पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था? जिसका नाम था मैगलेन, और वो कहां का था? पुर्तगाल का। तो इन्होंने पूरा समुद्री मार्ग का एक मैप तैयार कर लिया, यानी वर्ल्ड मैप जो है तैयार कर लिया। इससे आगे जाकर के अन्य नाविकों को भी ज्यादा फायदा पहुंचा।
अब आते हैं चौथे नंबर पे, स्पेन वालों को भी लगा कि भैया अब हमें भी जो है इसमें बहुत दूर तक ये लोग दक्षिण अफ्रीका चले गए, केप ऑफ गुड होप चले गए, एक वर्ल्ड मैप भी तैयार हो गया मैगलेन के द्वारा, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चौथे नंबर पे जो है याद रखिए स्पेन की तरफ से एक। तो अब अगला जो यात्री था मैगलेन के बाद जो भारत के समुद्री यात्री की खोज के लिए निकला, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन की तरफ से स्पॉन्सर था, मैंने क्या कहा, स्पेन का नागरिक नहीं था, स्पेन की सरकार ने उसे स्पॉन्सर किया था कि जाओ भारत के नए मार्गों की तलाश करो। तो कोलंबस चला भारत की खोज में 1492 ईस्वी में, लेकिन वो थोड़ा सा रास्ता भटक गया और भटक करके चला गया अमेरिका। अमेरिका जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने कहा अमेरिका के लोगों को कि ये इंडियन है। मैं एक बात बता दूं आपको कि एक दूसरा यात्री जिसका नाम था अमेरिगो द वेस्पुसी, अमेरिगो द वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, न कि कोलंबस के नाम पर। लेकिन जब भी कहेगा आपसे प्रश्न कि अमेरिका की खोज निम्न में से किसने की थी, आपका आंसर क्या आएगा, अमेरिका के समुद्री मार्गों की खोज कोलंबस ने की थी। अब हम आते हैं इस तरह से फाइनली जो है ये हेनरी की बात करें, बार्थोलोम्यू डियाज की बात करें, मैगलेन की बात करें या कोलंबस की, कोई भी अभी तक भारत के समुद्री मार्गों की खोज नहीं कर पाया था, भारत तक पहुंच नहीं पाया था। अब आते हैं अंततः जो है 1498 का वह दौर आया जब वास्को डी गामा जो है ये अंतिम यात्री पुर्तगाल का जो भारत गया और भारत में पहुंच भी गया। तो वास्को डी गामा 1498 में चला और बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि अरबियों का, मिस्र का, तुर्की का आना जाना होता था। तो हमारे देश के भी जो है कुस्तुनतुनिया होते हुए व्यापार करने के लिए गुजराती लोग जाया करते थे। तो उसी में से एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मुजीद, कहीं कहीं इसका नाम अब्दुल मुनीर भी दिया है। तो अब्दुल मुजीद की जो है सहायता से वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा और केरल के तट पर पहुंचा तो केरल के उस समय राजा जो हुआ करते थे उनका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया और साथ ही साथ ऐसा एक कहानी में मिलता है कि जब यहाँ से ही वास्को डी गामा गया तो जमोरिन ने उसे जो है कुछ उपहार स्वरूप मसाला, काली मिर्च तथा जो है अन्य जड़ी बूटियां दिया। और जब वो अपने देश में जाता है पुर्तगाल वापस, तो पुर्तगाल में जाने के बाद जब वहां के मार्केट में वो थोड़ी सी चीजें जो है उपहार वाली चीजें जब बेचता है तो उसे आने और जाने का जितना खर्च लगा रहता है उससे कहीं 60 गुना अधिक जो है फायदा मिलता है, ऐसी किताबों में मिलता है। अब जरा सोचिए कि 60 गुना सिर्फ इतने छोटे से जो है पैकेज है ना मसाला मिर्चों का, काली मिर्च का, ये उसे 60 गुना लाभ देता है। तो ये देख करके पुर्तगाली, स्पेन और पता चला और आसपास के देशों को, यूरोपीय देशों को, तो वो भारत आने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। अब मैं बता दूं कि मैंने बताया कि स्पेन और पुर्तगाल मुख्य रूप से इस भौगोलिक खोजों में सबसे आगे थे क्योंकि वहां की सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी मिल रहा था। ब्रिटेन भी कुछ कम नहीं था, ब्रिटेन भी निकला था भारत की खोज में, लेकिन वो भटक करके चला गया था ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, याद रखना है। और हॉलैंड, जिसे आज के डेट में हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं, अच्छा, तो नीदरलैंड ने तस्मान और तस्मानिया, तस्मान वहां के जो है नीदरलैंड के एक नागरिक का नाम था, उन्होंने तस्मानिया नामक देश की खोज की और न्यूजीलैंड नामक देश की खोज की। तो ये फाइनली जो है यही बातें रहा। अब अगले चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ तो वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा के बाद यहाँ पे कंपनी कैसे बनी, फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कौन था, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए। फ्रांसीसी गवर्नर के बारे में भी पढ़ेंगे, उन लोगों ने क्या क्या किया, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ेंगे, नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे। और तब जा करके हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ने के बाद जो है डच के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, डेनिश के बारे में और फाइनली फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर के भारत में यूरोपियों का आगमन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। आप सबको जो है मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी होगी,
जरूर, क्योंकि मैं शिक्षा में कोई भी शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रखना चाहता। और आप इसे देखने के बाद अपना नोट्स बनाइए, इसके बाद आपको किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आप सबका हेल्प कर सकूं, आप सबका उचित आंसर दे सकूं। और फिर जाकर के आप देखेंगे कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद, हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज पढ़ने के बाद, किसी किताब को न केवल पढ़ने की जरूरत, एकदम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि आप एग्जाम में जाकर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो या किसी भी कोई भी एग्जाम हो भारत का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमें अच्छा लगा, समझ गए, अच्छा, और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फ्री में पढ़ने के लिए, पूरा चैप्टर का और पूरे जो है होल किताब आपका जीके जीएस पढ़ने का, तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप इतना देर तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।